हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 8 से हमारा चैप्टर फर्स्ट है सिविक्स की बुक से द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो डियर स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेन फीचर्स हम अपने इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर की वीडियोस बनाई, उसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ मेन फीचर्स के बारे में देखा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हर कंट्री को चलाने के लिए एक कुछ रूल रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स होते हैं, और वही रूल रेगुलेशन और प्रिंसिपल हर पर्सन, कंट्री के हर पर्सन, हर सिटीजन को फॉलो करने पड़ते हैं ताकि कंट्री को अच्छे से एक प्रॉपर वे में कंटिन्यू रखा जा सके। जैसे गेम्स होते हैं, गेम्स में हर पर्सन के लिए, हर प्लेयर के लिए गेम्स के रूल होते हैं और उनको फॉलो करना सबको ज़रूरी होता है। अगर फॉलो नहीं करते तो उनको टीम में से निकाल दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही एक कंट्री में भी होता है कि एक कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी लोग, कंट्री में जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी सिटीजन हैं, सभी उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। ओके, और वो सभी लोगों के लिए इक्वल होता है, किसी के लिए उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन या छूट नहीं होती कि एक पर्सन उसको फॉलो करेगा और दूसरा पर्सन उसको फॉलो नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हर पर्सन को, हर सिटीजन को फॉलो करना पड़ता है। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेन फीचर्स को अपने इस चैप्टर में इंक्लूड कर रहे हैं। तो उन्हीं मेन फीचर्स में से सबसे पहले हमारे पास जो फीचर आई थी सबसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो थी हमारे पास फेडरलिज्म। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक चीज़ बताई गई है, वो है फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग क्या है कि गवर्नमेंट को 3 लेवल में डिवाइड कर दिया गया है ताकि गवर्नमेंट अपने काम को, अपने रोल को अच्छे से प्ले कर सके, उसके जितने भी फंक्शन है, जितने भी काम है, उनको अच्छे से कंप्लीट कर सके। इसलिए पूरी गवर्नमेंट के रोल को, पूरे गवर्नमेंट के वर्क को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और 3 पार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो है वो हमारा लोकल गवर्नमेंट होती है, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट होती है, और थर्ड हमारे पास आती है नेशनल गवर्नमेंट। ओके, तो मतलब एक विलेज है या एक डिस्ट्रिक्ट है या एक तहसील है, तो वहाँ पर जब कोई गवर्नमेंट काम करेगी तो वो होगी लोकल लेवल गवर्नमेंट। पंचायती राज जो है वो लोकल लेवल गवर्नमेंट में आता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है, अगर डिसीजन या कोई काम पूरे स्टेट के लिए करना है, पूरे स्टेट के लोगों के लिए करना है, तो वहाँ पर काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई काम पूरी कंट्री के लिए करना है तो उसके लिए काम करेगी नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद हमने देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो सेकंड फीचर है। इसमें हमें ये बताया गया है कि कंट्री में जो रूलर्स होंगे, ओके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के हर पर्सन को गारंटी देता है कि वो अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का हमें सफरेज की गारंटी दी गई है। हर पर्सन जिसकी एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा है वो वोट कर सकता है, वोट से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकता है, और वही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में आकर काम करेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडियंस जिसकी एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा है उसको राइट टू वोट भी देता है ताकि वो अपने अकॉर्डिंग जिसको भी वो चाहे अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सके, उसको इलेक्ट कर सके। थर्ड हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर में हमारे पास आता है कि गवर्नमेंट के पास जितनी भी पावर थी उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में। फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, और थर्ड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होगा लॉज बनाना, और यहाँ पर जो लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो काम करते हैं। सेकंड एग्जीक्यूटिव एक स्मॉलर ग्रुप होता है पीपल का, जो लॉज को या कोई काम, जो जितने भी रूल्स बनाए हैं, प्रिंसिपल बनाए हैं, उनको कैसे कंट्री के लोग फॉलो करेंगे, कंट्री के लोगों से फॉलो करवाना, ये काम होगा एग्जीक्यूटिव का। उसके बाद हमारे पास आता है जुडिशरी, कि जो लॉज बने हुए हैं उन लॉज को कंट्री में मेंटेन करके रखना, हर पर्सन उसको फॉलो करे, और जो पर्सन फॉलो नहीं करते हैं उनको पनिशमेंट देना, ये काम होगा जुडिशरी का।
तो ऐसे करके लेजिस्लेचर में हम पार्लियामेंट, एमपी, एमएलए, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेचर इन सब को इंक्लूड करते हैं। एग्जीक्यूटिव में हम जो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर होते हैं इन सबको इंक्लूड करते हैं। और जुडिशरी में हम सभी जजेस और कोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस टाइप में। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स में हमने देखा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के हर एक सिटीजन को 6 फंडामेंटल राइट देता है। हर पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स को इजीली फॉलो कर सकता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है? जो 6 फंडामेंटल राइट है: राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इन 6 राइट्स के बारे में हमने देखा। इक्वेलिटी मतलब हर पर्सन के साथ इक्वल बिहेव होगा, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राइट टू फ्रीडम, हम अपने स्पीच, अपने एक्सप्रेशंस, कोई भी एसोसिएशन बनाने, कहीं पर भी आने जाने, या कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर हमें ऐसा लगता है जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या कोई हमें फोर्स एज ए लेबरर वर्क करा रहा है, या जो बच्चे 14 ईयर से कम एज के हैं उनसे अगर कोई एज ए एम्प्लॉय वर्क करा रहा है तो वो उसके अगेंस्ट हमें बचाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हम अपने आप से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और अपने कल्चर को प्रमोट भी कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अगर हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर हमें लगता है कि वो वोलेट किए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा, कंट्री में कहीं पर भी ऐसा हमें लगता है कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करने से रोका जा रहा है, तो हम उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं और उसके लिए एक्शन भी ले सकते हैं। तो ये हमने फंडामेंटल राइट्स में देखा था। उसके बाद हमारे पास हमारा मेन टॉपिक आता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब और उसके बारे में हम अभी देखेंगे। सेक्युलरिज्म में हमारे पास आता है, ए सेक्युलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑब्वियसली प्रमोट एनी वन रिलीजन एट द स्टेट रिलीजन। तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी स्टेट या कोई भी ऑफिशियल किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन या स्टेट रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। मतलब कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य ये नहीं मानेगा कि उसके राज्य का ये स्टेट रिलीजन होगा। तो किसी भी राज्य का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं होगा। कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर फोकस नहीं करेगी, ना ही मेंशन करेगी कि हम इस पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं या इस पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ऐसा करने की परमिशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। We will read more about this in following chapter. You now understand the way in which a country's history often determine the kind of constitution that a country adopt for itself. और इसके बारे में, सेकुलरिज्म के बारे में हम नेक्स्ट और पढ़ेंगे। The constitution play a crucial role in play out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representative that we elect to rule us. तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा उसमें से हमें ये बात तो बिल्कुल डायरेक्ट क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री में। डेमोक्रेटिक कंट्री में वहाँ के सिटीजन अपने अकॉर्डिंग, अपने रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग रूल कर सके, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, ए चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल विल अफेक्ट द गेम। जैसे हमने फुटबॉल का गेम देखा था, उसमें हर रूल्स पूरे गेम को अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारी पूरी गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन भी अफेक्ट करता है, हमारी पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर द ईयर ऑफ रिफ्लेक्टेड न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिसी। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये नहीं है कि पहले जो बना दिया गया, जो उसमें लिख दिया गया वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। न्यू कंसर्न, न्यू चीज़ें, अमेंडमेंट भी हम उसमें कर सकते हैं। अमेंडेड का मतलब होता है बदलाव करना।
पहले से कोई चीज़ कोई रूल बना हुआ है लेकिन करंट की सिचुएशन ऐसी है कि उसे फॉलो नहीं कर सकते, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। Often a major change in the constitution mean a change in the fundamental nature of the constitution। और इसी की वजह से अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज माना जाएगा तो उससे कंट्री में भी इफेक्ट पड़ेगा। We saw this in the case of the Nepal and how it needed to adapt a new constitution after it became a democracy। और बिल्कुल ऐसे जैसे हमने नेपाल में देखा था कि वहाँ पर पहले कोई और कॉन्स्टिट्यूशन था और उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ताकि कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से चलाया जा सके। The different features of the Indian Constitution outlined above involved complicated ideas that are often नॉट ईजी टू ग्रैप्स। तो हमने देखा कि ये जो जितने भी फीचर्स देखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इतनी ज़्यादा मतलब ये सभी अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग जो ओपिनियन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के, उन सब ने मिलकर ये चीज़ सब बनाई है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इजी नहीं है इसको फॉलो करना। डोंट वरी टू मच अबाउट फॉर this for the moment in the rest of the book as well. In your higher class you will read more about different features of the Indian Constitution and understand more subsistently what they mean। तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई होता है और इससे अलावा और भी कौन कौन सी फीचर्स है जो हम फॉलो करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट बुक्स में भी देखेंगे। तो ये था हमारे पास चैप्टर जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेजर फीचर्स है, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स मानी जाती है, उनके बारे में देखा। तो इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर की ग्लोसरी आती है जिसमें हम कुछ मेन वर्ड्स थे उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है आर्बिट्रेरी। तो आर्बिट्रेरी का मतलब होता है व्हेन नथिंग इज़ फिक्स्ड, मतलब कुछ भी पहले से फिक्स्ड नहीं होता। एंड इज़ इंस्टीड लेफ्ट टू वन जजमेंट और चॉइस, और जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक जजमेंट और एक चॉइस के ऊपर डिपेंड होता है कि जो पर्सन जो हायर अथॉरिटी चाहेगी वही होगा, और पहले से कुछ भी फिक्स नहीं होता है। दिस कैन बी यूज टू रेफर द रूल दैट आर नॉट फिक्स्ड, मतलब कुछ ऐसे रूल्स जो पहले से फिक्स नहीं है, वो डिसीजन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। और डिसीजन दैट हैव नो बेसिस, और जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसका कोई बेस भी नहीं होगा, बस जज को जो अच्छा लगेगा, जो जजमेंट करने वाले लोग होंगे उनको जो अच्छा लगेगा वो वही डिसीजन देंगे। तो उसका मतलब होता है आर्बिट्रेरी। उसके बाद हमारे पास आता है आइडल, ए गोल और ए प्रिंसिपल इन इट्स मोस्ट एक्सीलेंट और परफेक्ट फॉर्म। आइडल का मतलब होता है कि वो पर्सन या वो चीज़ जिसको हम सबसे परफेक्ट मानते हैं और हम भी बिल्कुल उसके जैसा ही बनना चाहते हैं, उसकी तरह करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आइडल जैसे हमारा हो जाता है ना कि हम किसी पर्सन को अपना आइडल मान लेते हैं कि हम इस पर्सन की तरह बनना चाहते हैं। हम अपनी लाइफ में जो इस पर्सन ने काम किया है, जो मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना जिनकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है, जिनके बारे में हमारे ओपिनियन हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो हम उनको अपना आइडल मान लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या था? द इंडियन नेशनल मूवमेंट अमर्ज्ड इन 19th सेंचुरी इंडिया। इंडियन नेशनल मूवमेंट कब होने स्टार्ट हुए थे? 19th सेंचुरी में। एंड सो थाउजेंड ऑफ मैन एंड वुमेन कमिंग टुगेदर टू फाइट ब्रिटिश रूल। और इसमें क्या हुआ था कि हजारों मैन और वुमेन एक साथ आए थे ताकि वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ सकें और ब्रिटिश रूल को इंडिया से हटा सकें। दिस क्यूमिनेटेड इन इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947। और ये कब तक चले? जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंसी नहीं मिल गई थी 1947 में। यू विल लर्न अबाउट दिस इन ग्रेटर डिटेल इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक दिस ईयर। और इसके बारे में, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन में हम अपनी हिस्ट्री की बुक में भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलिटी, ए सोसाइटी दैट हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी। तो पॉलिटी हम ये देखते हैं कि एक कंट्री, एक सोसाइटी किस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में है। जैसे इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है? डेमोक्रेटिक है। कहीं पर ऐसा होता है जहाँ पर किंग रूल होता है तो वहाँ पर हम मोनार्की मानते हैं। ओके, तो ऐसे करके जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिटी। उसके बाद हमारे पास आता है सोवर्जिन। सोवर्जिन का मतलब क्या होता है? इन द
context of this chapter it refer to an independent people. sovereign का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट पीपल होते हैं, मतलब जो अपने अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, द प्रैक्टिस ऑफ द इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट कमोडिटी अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है कि जब इलीगल बाइंग और सेलिंग होती है एक दूसरे कंट्री के बीच में, उनके बॉर्डर्स में अलग अलग कमोडिटी की, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैफिकिंग। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स discussed in this chapter it refer to illegal trade in human being particularly women and children। और यहाँ पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है वो लिया गया है कि जब वुमेन और चिल्ड्रन का इलीगल ट्रेड करते हैं, उनकी बाइंग और सेलिंग करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसके बाद आता है टायरेनी। टायरेनी का मतलब होता है द क्रूएल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी। टायरनी का मतलब होता है कि जब कोई भी अथॉरिटी अपनी पावर का बहुत ही गलत और बहुत ही नेगेटिव वे में यूज़ करने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, टायरनी बोलते हैं। तो ये हमारे पास इस चैप्टर की ग्लोसरी थी। तो ये हमारा चैप्टर जिसकी रीडिंग बुक के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट कर ली है। तो आई होप जो भी चैप्टर जो भी टॉपिक हमने इसमें कवर किए हैं वो सभी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।